नमस्कार दोस्तों। आज देखो सारे के सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं ना बजट की न्यूज़ से भरे हुए हैं। तो इस वीडियो में ना हम बजट 2024-2025 को ना पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा हर एक पॉइंट को डिटेल से एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन एक वीडियो में ना आपका पूरा बजट कवर हो जाएगा और बिल्कुल आसान भाषा में। एक होता है सिंपल पढ़ देना कि क्या घोषणा सरकार ने की है, दूसरा होता है उसको एनालाइज करना, उसको आसान भाषा में समझना कि वास्तव में इस घोषणा के मायने क्या हैं, कैसी ये स्कीम है, डिटेल से जाके उसे समझना एग्जाम्पल के साथ में। तो देखो ऐसा जब हम करेंगे थोड़ी वीडियो लेंथी होगी और मुझे पता है सारे वीडियो कंप्लीटली देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छे से देखिएगा, बाद में आपको बजट की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल देखो वित्त मंत्री ने जब बजट प्रेजेंट किया ना, तो उन्होंने बोला कि 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, डेवलप कंट्री बनाना है। तो इसके लिए ना 9 प्रायोरिटीज डिसाइड की गई हैं। 9 प्रायोरिटीज ये आपके सामने स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर, दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इस प्रकार से 9 प्रायोरिटीज हैं। सबसे लास्ट में है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। तो सबसे मेन पार्ट तो बजट में यही है, ये 9 प्रायोरिटीज। एक एक प्रायोरिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक प्रायोरिटी के अंदर जो पॉइंट्स है ना, जैसे ये प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर एंड रिजिलियंस वाली, तो हर एक प्रायोरिटी के अंदर जो पॉइंट्स है ना, हर एक पॉइंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, ताकि जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो छूट ना जाए, जो भी मेंस के आंसर में यूज करने लायक पॉइंट्स हैं वो आपके ना छूट जाएं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दे इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक प्रायोरिटी को डिस्कस करना। आप ना वीडियो को पूरा देखने के बाद में, लेक्चर को पूरा देखने के बाद में ना एक काम जरूर कीजिएगा, लास्ट में ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कंप्लीटेड। मुझे पता लग जाएगा कि कम से कम यूजफुल तो साबित हुई बच्चों के लिए। ऐसा ना हो कि मैंने ही कल से मेहनत की और कुछ बच्चों के लिए यूजफुल ना हो, तो फिर आगे फ्यूचर में फिर उसी हिसाब से, समझ गए ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बजट में प्रायोरिटी नंबर 1 जो है वो है प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर। मतलब कि देखो खेतों में फसलों की पैदावार को इंक्रीज करना। अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि ना चाइना और यूएसए के कंपैरिजन में इंडिया में खेतों में जो प्रोडक्टिविटी है ना बहुत ज़्यादा कम है, और रिजिलियंस को इंप्रूव करना एग्रीकल्चर में। इसका मतलब देखो ये है, जैसे आपको पता है आजकल ना क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बार बहुत सूखा आ जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है यानी फ्लड आ जाती है, कई बार देखो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ऐसे सीड्स को डेवलप करना, ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज करना कि ना इन सब चीजों का असर खेती पर कम से कम हो, खेती को इस प्रकार से कैपेबल बनाना कि खेती यानी एग्रीकल्चर इन चुनौतियों का सामना कर सके। ये मतलब होता है खेती को रिजिलियंट बनाने का। तो ना इस पॉइंट में ये बोला गया है बजट में, अभी जो हमारे देश में रिसर्च सिस्टम है ना वो वीक है। रिसर्च जो है ना वो लैब से खेतों तक नहीं पहुंच रही है। तो इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया है हमारे देश में जो रिसर्च का, एग्रीकल्चर रिसर्च का पूरा जो इकोसिस्टम है ना उसको इवेल्युएट किया जाएगा। जैसे देखो हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसके अलावा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसान विज्ञान केंद्र हैं, सबको रिव्यू किया जाएगा, सबको इवेल्युएट किया जाएगा। रिसर्च करने का पूरा जो इकोसिस्टम है ना उसको ठीक किया जाएगा, ताकि रिसर्च इस प्रकार से हो कि उसका लाभ खेतों में मिले, खेतों में फसलों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, और रिसर्च की सहायता से क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज डेवलप हों, ऐसी वैरायटीज जिन पे क्लाइमेट चेंज का असर या तो ना के बराबर हो या फिर हो ही ना। और इसके लिए सरकार ना रिसर्च के लिए फंडिंग देगी चैलेंज मोड में। चैलेंज मोड में फंडिंग का मतलब ये है, सरकार ना ये बोलेगी आइडिया लाओ पैसे लो, जो सबसे ज़्यादा अच्छा आइडिया लाएगा वो रिसर्च के लिए पैसे ले जाएगा, कुछ इस टाइप से। जैसे नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया था, वो भी चैलेंज मोड में लॉन्च किया था, अच्छा आइडिया लाओ पैसा ले जाओ। और इसके लिए ना प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और डोमेन एक्सपर्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। जैसे देखो एक कंपनी है माहिको, बीटी कॉटन ना इन्होंने डेवलप किया था। तो प्राइवेट कंपनीज एग्रीकल्चर रिसर्च में बढ़िया कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और डोमेन एक्सपर्ट्स जैसे आपको याद होगा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया था तो MS स्वामीनाथन को बुलाया गया था इंडिया में, वो बाहर काम कर रहे थे, शायद US में काम कर रहे थे ना, तो उनको यहाँ पे बुलाया गया था। उसी प्रकार से
एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए एक बार फिर से डोमेन एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा ताकि हमारे देश में एग्रीकल्चर रिसर्च का जो इकोसिस्टम है वो इंप्रूव हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो है ना, फील्ड क्रॉप्स कौन सी होती हैं? फील्ड क्रॉप्स जैसे देखो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ये सब ऑयल सीड्स हैं, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे देखो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो 32 फील्ड क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ना 109 नई हाई यील्ड वाली जो वैरायटीज़ है ना वो रिलीज़ की जाएंगी फार्मर्स के लिए, ताकि फार्मर्स उनका उपयोग करके ज़्यादा पैदावार वाली सब्जियां, फ्रूट्स और जो सीरियल्स हैं, व्हीट, राइस हैं, वो उगा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। देखो एक बात साफ है, कोऑपरेटिव सेक्टर से फायदा तो होता है। अमूल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अकेला किसान बीज खरीदने जाता है, उसको महंगा बीज मिलता है, लेकिन कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, कई सारे किसान, ग्रुप ऑफ किसान एक साथ आते हैं कॉमन पर्पस के लिए। कॉमन पर्पस होता है फायदा, प्रॉफिट। तो मिलके किसान सीड्स परचेज करते हैं, मिलके किसान अपनी फसल को बेचते हैं, तो सबको फायदा होता है, कोऑपरेटिव्स का फायदा होता है। इसीलिए सरकार ने बोला है कि हम नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनाएंगे ताकि हमारे देश में कोऑपरेटिव सेक्टर का ना ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ये पॉलिसी सरकार बनाएगी और मकसद ये होगा रूरल इकोनॉमी में बढ़िया ग्रोथ आए और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो रूरल इकोनॉमी में। तो ये पॉइंट है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। इसके बाद नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। देखो ये तो काफ़ी चिंता की बात थी। पिछले साल हमने देखा भी, जो एडिबल ऑयल है ना, एडिबल ऑयल के रेट एकदम से ना मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अभी ना एडिबल ऑयल के मामले में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, मतलब हमें एडिबल ऑयल दूसरे देशों से ना इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सरकार कहती है हम ना ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सीसम है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, इनमें ना आत्मनिर्भरता हासिल करेंगे, सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करेंगे ताकि दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। क्वेश्चन ये उठता है सरकार करेगी क्या? सरकार देखो हर एक स्टेप पे एक्शन लेगी। जैसे फार्मर्स जो है ना उनको ज़्यादा इंसेंटिव देगी कि वो एडिबल ऑयल वाली जो क्रॉप्स है ना उनको ज़्यादा उगाएं। इसके अलावा एडिबल ऑयल को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार क्रिएट करेगी। मार्केटिंग के लिए एडिबल ऑयल वाली जो क्रॉप्स हैं उनकी मार्केटिंग के लिए सरकार स्टेप्स लेगी। मकसद यही है, एडिबल ऑयल में आत्मनिर्भरता हासिल करना। इसके बाद नेक्स्ट है वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। देखो अभी वेजिटेबल सप्लाई चेन में जानते हो क्या दिक्कत होती है? ये यहाँ पे देखो, ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो दिक्कत ये होती है, फार्म से मंडी में फसल जाते जाते ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है फार्म से मंडी तक ले जाते वक्त। फॉर एग्जांपल प्याज चाहिए दिल्ली में, तो ये पैदा होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ज़्यादा उगाया जाता है प्याज, उसको अब लाया जाएगा दिल्ली में। काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, समय लग जाएगा, बीच में बहुत सारे प्याज खराब हो जाएंगे, सप्लाई चेन की दिक्कत है। समझ गए? ये सारी दिक्कतें हैं। बीच में मिडलमैन सारे पैसे खा जाता है, किसानों को अपनी फसलों के उचित दाम नहीं मिलते, जबकि कंज्यूमर्स को महंगी मिलते हैं फसलें। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ का अभाव है। तो सरकार ने ना एक उपाय ढूंढा है। सरकार कहती है जो बड़े कंजम्पशन सेंटर्स हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एक बड़ा कंजम्पशन सेंटर है, तो दिल्ली के आसपास वाले एरियाज में, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के नज़दीक हरियाणा का सोनीपत शहर है, यूपी का मेरठ शहर है, तो इन शहरों में ना बड़े बड़े वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने के लिए ना क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे। समझ गए? दिल्ली के नज़दीक ये सोनीपत है, सोनीपत में कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पे बड़े स्केल पे वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, और उसी के आसपास उसी क्लस्टर में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होगी, वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखा जा सके। उसी क्लस्टर में बड़े लेवल पे एफिशिएंट पैकेजिंग के लिए व्यवस्था होगी। तो ये सारी व्यवस्था होगी कंजम्पशन सेंटर के आसपास क्लस्टर्स में। अब कंजम्पशन सेंटर सिर्फ दिल्ली नहीं है, मुंबई भी है। मुंबई के बाहर भी इस प्रकार से बड़े बड़े क्लस्टर्स बनेंगे जहां पे वेजिटेबल्स प्रोड्यूस होंगी, उनको स्टोर करके रखा जाएगा, उनकी पैकेजिंग होगी। उसी प्रकार से बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, जहां पर भी बड़े बड़े वेजिटेबल्स की कंजम्पशन होती है ना, उसी के आसपास बड़े बड़े क्लस्टर्स डेवलप किए जाएंगे, ताकि ना वेजिटेबल्स सप्लाई करते वक्त ना लंबा डिस्टेंस ना ट्रेवल करना पड़े वेजिटेबल्स को, और जहां पे वेजिटेबल प्रोड्यूस होती है वहां से जहां पे कंज्यूम होती है, फॉर एग्जांपल बड़े शहर, वहां तक ले जाते वक्त ना ज्यादा डिस्टेंस ना ट्रैवल करना पड़े, ज्यादा ना मिडलमैन बीच में ना आए, ज्यादा ना वेजिटेबल्स खराब ना हो। तो ये पूरा पॉइंट है वेजिटेबल्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। इसके अलावा सरकार कहती है कि हम ना
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव स्टार्टअप, इनको भी इन्वॉल्व करेंगे इस पर्पज के लिए। स्टार्टअप वाले देखो इनोवेशन लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। कोऑपरेटिव्स वाले और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने पिछले पॉइंट में बताया, ये फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल फार्मिंग से संबंधित। ये नीचे देखिए, नेचुरल फार्मिंग मतलब नेचर के साथ फार्मिंग, नॉट अगेंस्ट द नेचर। नेचुरल फार्मिंग में केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स है ना, उनका इस्तेमाल नहीं होता। तो ना फाइनेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा की कि 1 करोड़ किसानों को ना सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी नेचुरल फार्मिंग में। लेकिन कैसे कैसे सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी? देखो, नेचुरल फार्मिंग से जो फसलें प्रोड्यूस होती है ना, जैसे ऑर्गेनिक आलू है, ऑर्गेनिक टमाटर है, इनके दाम वैसे ज़्यादा होते हैं। आप जोमेटो स्विगी पे ना सर्च कीजिएगा, ऑर्गेनिक टमाटर, ऑर्गेनिक आलू, ऑर्गेनिक प्याज, इनके रेट ना नॉर्मल आलू प्याज टमाटर से महंगे होंगे। लेकिन इसमें ना घपला भी बहुत होता है। घपला जैसे कि अब कोई किसान है महेश ने सिंथेटिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, लेकिन बोल दिया कि भैया मैंने तो नेचुरल फार्मिंग की है और ये जो आलू मैंने प्रोड्यूस किया है ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, ताकि ज़्यादा पैसे महेश वसूल सके। तो ना सरकार ये कहती है हम ना फार्मर्स को हेल्प करेंगे, फार्मर्स को एक तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। जो फार्मर्स ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं ना नेचुरल फार्मिंग से संबंधित, उनको जो हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हैं वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और इस काम में ना ग्राम पंचायत मदद करेंगी। ग्राम पंचायत गांव में ना उन किसानों को आइडेंटिफाई करेंगी, पूछेंगी कि भाई तुम्हें लेनी है नेचुरल फार्मिंग, तुम्हें लेनी है नॉलेज, तुम्हें लेनी है। ऐसे 8-10 मान लीजिए इकट्ठा हो गए गांव में, तो 8-10 का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया, फिर उनको ट्रेनिंग दिलवा दी किसी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से। ऐसा चलेगा। सरकार कहती है इससे भी एक कदम बढ़ के हम क्या करेंगे, हम उन फार्मर्स की प्रोड्यूस को, जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग की है ना, उन फार्मर्स की प्रोड्यूस को ना सर्टिफाई कर देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई तुमने नेचुरल फार्मिंग की है और जो ये प्रोड्यूस है, जो ये फसल है वो ऑर्गेनिक फसल है, ताकि उसे दाम ज़्यादा मिले। इसके अलावा सरकार उन किसानों की मदद करेगी ब्रांडिंग में भी, कैसे आप अपनी फसल को ब्रांड कर सकते हो। अब देखो, नेचुरल फार्मिंग में भी आपको पता है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल तो होता है, पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल होता है। वो सिंथेटिक नहीं होते, केमिकल्स से बने नहीं होते। जैसे फर्टिलाइजर होंगे गोबर के बने हुए, कंपोस्ट, बायोपेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होगा, केमिकल्स नहीं होंगे उसमें। तो ना लोकल जगहों पर कई बार गांव में ना ये प्रोडक्ट्स मिलते नहीं हैं, तो सरकार कहती है हम ना 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब देश में अलग अलग जगह पे ये 10,000 ऐसी दुकानें इस्टेब्लिश की जाएंगी जो देखो बायो इनपुट रिसोर्स बेचेंगी। मतलब बिना केमिकल के फर्टिलाइजर, बिना केमिकल के सीड्स, कंपोस्ट बिना केमिकल की, तो ये सारा सामान बेचने के लिए जो नेचुरल फार्मिंग में यूज हो सके, इसके लिए सरकार 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर इस्टेब्लिश करेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर में डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना। देखो, सरकार है ना कुछ इनिशिएटिव्स पायलट बेसिस पे ट्राई किए। जैसे कर्नाटक का ना भूमि प्रोजेक्ट है, सारे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया गया है इस भूमि प्रोजेक्ट में। मध्य प्रदेश में ना कुछ जगहों पे ना ड्रोन्स की सहायता से फसलों का सर्वे हुआ। तो ये देश के देखो अलग अलग इलाकों में ये जो डिजिटलाइजेशन से संबंधित प्रोजेक्ट्स पायलट बेसिस पे ट्राई किए गए ना, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया। अब सरकार कहती है कि हमारी सरकार ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ मिलके एग्रीकल्चर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़िया ढंग से यूज करेगी। जैसे आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है, हरियाणा मान लीजिए। हरियाणा में ना सभी किसानों का जो लैंड है ना बाकायदा रजिस्टर्ड है, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज हैं। अब देखो इसको लिंक कर दिया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से, तो पैसों का जो डिस्पर्सल है 6,000 रुपये एक साल में, वो आसान हो गया। अब किसानों की आईडी बना दी, हर एक किसान की ना एक आईडी बना दी जिसकी सहायता से पता लग जाए उस किसान का लैंड कहाँ पे है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। जो हमने बात की थी ना, हर एक लैंड पार्सल का कोऑर्डिनेट हो 14 अंकों का, हर एक किसान को एक लैंड आईडी मिल गई। अब उस लैंड आईडी की सहायता से किसान लॉगिन कर सकता है एप्लीकेशन में, वहाँ पे अपनी फसलों को अपलोड कर सकता है कि इतने ज़मीन में मैंने गेहूँ उगाया है, इतनी ज़मीन में मैंने कोई और फसल उगाई है, सब्जी उगाई है। सरकार के पास ना बिल्कुल माइक्रो डेटा आ जाएगा, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस जगह पे
कितने किसानों ने फसल उगाई है, कितनी फसल उगाई है, कितने एरिया में वीट उगाया है, कितने एरिया में वेजिटेबल्स हैं, कहाँ पे कितने पानी की आवश्यकता है, कितना नुकसान हुआ है बारिश से या फिर ड्रोट से, वो पता लगाना आसान है। तो ना आने वाले 3 सालों में ना सभी किसानों को कवर कर लिया जाएगा इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब ना इसके बाद इसी साल 400 डिस्ट्रिक्ट्स में ना खरीफ की जो फसल उगाई जाएगी ना उसका डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा। मतलब सरकार एप्लीकेशन के थ्रू सारी डिटेल्स कलेक्ट करेगी किसानों से कि आपने क्या क्या उगाया है, आप बताइए। फिर देखो 6 करोड़ किसान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और किसानों के लैंड संबंधित इंफॉर्मेशन ये सारी कलेक्ट की जाएगी। और 5 स्टेट्स में ना सरकार जन सामर्थ्य बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड इनेबल करेगी। ये जन सामर्थ्य बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? जैसे देखो सरकार अभी किसान ना क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों में ना बहुत सारे पेपर फिल करने पड़ते हैं, बहुत सारा टाइम लग जाता है, मुश्किल से मिलता है। जन सामर्थ्य बेस्ड किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन तो किसानों की ऑनलाइन है, लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन सब कुछ ऑनलाइन है, तो उनको ना अब क्रेडिट कार्ड मिलना बहुत आसान हो जाएगा, पेपरलेस उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा और जिसके बेस पे फिर वो लोन वगैरह ले सकेंगे। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है ना प्रायोरिटी नंबर 1 में, वो देखो श्रिम्प प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट से संबंधित है। श्रिम्प मतलब झींगा, एक समुद्री जंतु है और नॉन वेज वाले लोग इसे खाते हैं और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। वैसे देखो ये समुद्र में मिलता है, लेकिन इसे ना पाला भी जाता है बेचने के लिए कॉमर्शियल पर्पज के साथ में, और जहाँ पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में श्रिम्प यानी झींगा को पाला जाता है ना उसे बोलते हैं ब्रीडिंग सेंटर। होता क्या है, जो मेच्योर श्रिम्प होता है ना उसकी सहायता से नई पीढ़ी तैयार की जाती है श्रिम्प की और फिर उसे बेच दिया जाता है किसानों के द्वारा जो श्रिम्प की खेती करते हैं, खेती मतलब प्रोडक्शन करते हैं। और सरकार चाहती है कि इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तो इसके लिए ना न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स का ना एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर मतलब देखो वो जगह जहाँ पे ना अच्छी जेनेटिक क्वालिटी के मेच्योर झींगे रखे जाते हैं। अब इन्हीं की सहायता से तो फिर फर्दर श्रिम्प्स प्रोड्यूस किए जाएंगे ना, तो इनका अच्छी क्वालिटी का होना जरूरी है। तो न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर से अच्छी क्वालिटी के मेच्योर झींगे जाएंगे खेतों में, फिर जहां पर झींगों की अगली जनरेशन पैदा की जाएगी, छोटे छोटे बच्चे पैदा किए जाएंगे। तो सरकार कहती है कि हम ना इस प्रकार के न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर्स का ना नेटवर्क तैयार करेंगे, वहां से किसान लेकर जाएंगे अच्छी क्वालिटी के झींगे, फिर उसकी सहायता से वो फर्दर बच्चे पैदा करवाएंगे। पॉइंट ये भी है, श्रिम्प प्रोसेसिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और एक्सपोर्ट के लिए अगर किसानों को फाइनेंस चाहिए ना तो फाइनेंस ले जाएं और इसको फैसिलिटेट किया जाएगा नाबार्ड के थ्रू। तो ये देखो इस प्रकार से हमने ना प्रायोरिटी नंबर 1 कंप्लीटली डिस्कस कर लिया जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। इसके बाद देखो बजट में ना प्रायोरिटी नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटी नंबर 2 है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। इसमें ना सरकार ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की हैं। पीएम पैकेज में 3 स्कीम्स लॉन्च की हैं। ये स्कीम्स देखो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं। आपको भी पता है देश में ना काफ़ी डिस्कशन हुई है एम्प्लॉयमेंट पे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बोला, हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए कि देश में ना एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा है जितना होना चाहिए। तो सरकार भी चाहती है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसी उद्देश्य से ये 3 एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है। मतलब क्या होता है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का? मतलब कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे आप इंसेंटिव हासिल कीजिए। जैसे देखो सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स लॉन्च की थी ना अलग अलग सेक्टर के लिए। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, टेक्सटाइल के लिए सरकार कहती थी आप ज़्यादा मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस करिए, इंसेंटिव ले जाइए। तो उसी प्रकार से सरकार कह रही है आप ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए और इंसेंटिव ले जाइए। 3 स्कीम्स कौन कौन सी है सबसे पहले डिस्कस करते हैं। स्कीम ए फर्स्ट टाइमर के लिए। इस स्कीम में क्या होगा, देखो वो सारे लोग जो पहली बार फॉर्मल सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रिया है, प्रिया ने ना इंजीनियरिंग पास की, 2023 में ही पास आउट हुई। अब ना उनकी जॉब लग गई मारुति कंपनी में, पहली बार उनकी जॉब लगी है फॉर्मल सेक्टर में, वो पहली बार उन्होंने एंट्री ली है, उनकी सैलरी है 40,000। सरकार कहती है पहली बार जिसकी जॉब लगेगी ना फॉर्मल सेक्टर में उसको पहली सैलरी हम देंगे। मतलब
कंपनी से तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन पहली सैलरी जितना अमाउंट हम एक्स्ट्रा देंगे उनको। प्रिया की जॉब लगी थी 40,000 की, तो क्या सरकार 40,000 रुपये एक्स्ट्रा देगी प्रिया को? सरकार ने लिमिट लगा दी। सरकार ने बोला पहली सैलरी तो देंगे, लेकिन लिमिट है 15,000 तक। अब जिसकी 10,000 की जॉब लगी है उसको तो सरकार पूरा दे देगी, लेकिन जिसकी 15,000 से ऊपर तक की जॉब है उसको सरकार सिर्फ 15,000 ही देगी। अप टू 15,000 है, जैसे सेल होता है ना, सेल अप टू 60%, लेकिन एक कंडीशन लगा देते हैं मैक्सिमम 1,000 रुपये। तो सरकार ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी मैक्सिमम 15,000 रुपये। क्लियर है ना? फॉर्मल सेक्टर में पहली बार जब जॉब लगेगी तो पहली सैलरी जितना अमाउंट सरकार एडिशनल देगी गिफ्ट के तौर पे कि भाई तुम्हारी जॉब लगी है फॉर्मल सेक्टर में, ये ले जाओ, अब तुम कमरा कुमरा ढूंढ लो, जो भी बिस्तर बुस्तर का इंतजाम करना है तुम कर लो। लेकिन सरकार कहती है 3 इंस्टॉलमेंट में हम देंगे, और 15,000 से ज़्यादा की जॉब है पर मंथ तो हमसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ 15,000 ही देंगे हम। इससे ना 210 लाख यूथ को फायदा होगा। अब दूसरी है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस स्कीम में क्या होगा, सरकार ये इंश्योर करना चाहती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो सरकार ने प्रोविज़न ये किया, देखो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फर्स्ट टाइम जॉब लगेगी ना, फॉर एग्जांपल राहुल की, तो आपको भी पता है बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, ईपीएफओ में ना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, प्रोविडेंट फंड में ना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल सैलरी का 12% राहुल कंट्रीब्यूट करेगा ईपीएफओ में, और 12% फिर इक्वली एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना होता है। तो इतना पैसा फिर जमा होता रहता है। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया। सरकार कहती है कि ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन देना होता है ना, उसमें ना 4 साल तक सरकार इंसेंटिव देगी उन एम्प्लॉयज के लिए जिनकी पहली बार जॉब लगी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एम्प्लॉय को 12% देना होता है, तो सरकार कहेगी कि शुरुआत में यार 10% तो आपकी सैलरी का हम ही दे देंगे, 2% आप दे देना। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। और एम्प्लॉयर को भी बोलेगी कि आपको 12% देना है ना एम्प्लॉय की सैलरी का ईपीएफओ फंड में, तो 12% में से 7% हम दे देंगे और 5% आप दे दो। 4 सालों तक सरकार ऐसा करेगी। ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में मदद करेगी एम्प्लॉयज को भी और एम्प्लॉयर को भी। पहले साल ज़्यादा मदद करेगी, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल फिर मदद धीरे धीरे सरकार की कम होती जाएगी। तो इस स्कीम से देखो 30 लाख यूथ को फायदा होगा। कीवर्ड्स याद रखिएगा, 4 सालों तक सरकार मदद करेगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन में मदद करेगी, दोनों को मदद करेगी, एम्प्लॉयज को भी और एम्प्लॉयर को भी। फिर तीसरी स्कीम है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। सपोर्ट टू एम्प्लॉयर, देखो इससे पहले वाला ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए था। ये तीसरे वाली स्कीम जो है ना, वो सभी एम्प्लॉयर्स के लिए है, मतलब सभी सेक्टर्स के लिए है। तो इसमें क्या है, अगर देखो एम्प्लॉयर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना, मतलब नए लोगों को जॉब देता है और जिनकी सैलरी पर महीने के हिसाब से 1 लाख रुपए तक की है, तो गवर्नमेंट ना 2 सालों तक एम्प्लॉयर को ना मदद करेगी पर महीने 3,000 के हिसाब से। और ये मदद भी ना ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए होगा। समझ गए? जैसे कोई कंपनी है एबीसी कंपनी ने ना जसमीत को जॉब दी, जसमीत नाम की एक लड़की है, उसको जॉब दी, उसकी सैलरी 90,000 रुपये पर महीना है। अब एबीसी कंपनी ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करेगी जसमीत की सैलरी का फॉर एग्जांपल 12%। तो सरकार कहती है एबीसी कंपनी को कि हम ना आपको जसमीत के लिए ना 2 साल तक 3,000 रुपये पर महीने के हिसाब से आपको रिम्बर्स करेंगे, क्योंकि ना आप जसमीत के लिए ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो उसके लिए 3,000 रुपये पर महीने के हिसाब से हम आपको दे देंगे जसमीत के लिए। तो साल का हुआ 36,000, 2 साल का हुआ 72,000। तो एम्प्लॉयर को ना नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन के लिए 72,000 रुपये सरकार की तरफ से मिल जाएंगे, रिम्बर्स हो जाएंगे। तो इंसेंटिव यही है तीनों स्कीम्स का कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने पे इंसेंटिव है, इसीलिए नाम जो है वो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो तीनों स्कीम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखो, हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। तो अब सरकार ने ये बोला है कि हम कोशिश करेंगे कंपनीज के साथ मिलके, जैसे इन्फोसिस कंपनी है, कंपनीज के साथ मिलके कंपनी के आसपास ना वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल्स इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि महिलाओं को रहने की, आने जाने की दिक्कत ना आए। इसके अलावा कई बार ना वर्किंग वुमेन को एक दिक्कत ये होती है कि बच्चों की केयर कौन करेगा।
पैट्रियार्की के कारण बच्चों का देखभाल का सारा जो बर्डन है ना महिलाओं के ऊपर आ जाता है। लेकिन देखो अब कंपनीज में जब क्रैच वगैरह होंगे ना, शिशु गृह जहाँ पे बच्चों की देखभाल हो सके, तो वर्किंग वुमन बिना अपनी बच्चों की फिक्र किए बिना जॉब कर सकेंगी क्योंकि उनके बच्चे क्रैच में हैं। तो कंपनीज के साथ मिलकर क्रैचेज की व्यवस्था की जाएगी और इसके अलावा वुमेन स्पेसिफिक स्किल प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। उन स्किल प्रोग्राम्स में ना सिर्फ महिलाओं को स्किल दी जाएगी, महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे लास्ट में कुछ देखो महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ना, जैसे 8-10 महिलाएं मिलके पापड़ बनाती हैं, तो फिर ना ऐसी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो महिलाओं का है उनको ना मदद दी जाएगी ताकि वो मार्केट को एक्सेस कर सकें। मार्केट को एक्सेस मतलब वो अपने पापड़ मार्केट में बढ़िया ढंग से बेच सकें, इसके लिए उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है स्किलिंग प्रोग्राम। इसमें क्या है, ये देखो प्रधानमंत्री पैकेज की ना चौथी एम्प्लॉयमेंट संबंधित स्कीम है। ये नीचे देखिए आप, इसमें क्या है, आने वाले 5 सालों में ना 20 लाख यूथ को ट्रेन किया जाएगा। और ट्रेन कैसे किया जाएगा, देखो आपको भी पता है हमारे देश में ना ITIs हैं। ITIs मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, लेकिन ना उनमें जो कोर्सेज मिलते हैं ना बहुत पुराने हो गए हैं। कारपेंटरी सिखाई जाती है, इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होता है, बेसिक चीज़ें इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए। आपको पता है आजकल यार नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल नए नए काम की आवश्यकता पड़ रही है। फॉर एग्जांपल ड्रोन्स को रिपेयर करना, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिपेयर करना, फॉर एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करना। तो ना इन ITIs में ना 1000 ITIs में कोर्सेज को ना अपग्रेड किया जाएगा, कोर्सेज को अपग्रेड किया जाएगा इंडस्ट्रीज की सहायता से। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की कंपनी है टाटा मोटर, टाटा मोटर वालों को बोला जाएगा कि भाई आप बताइए कौन सी स्किल की आवश्यकता है। वो बोलेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिपेयर करना, आजकल इसकी डिमांड है। तो फिर ना उससे संबंधित कोर्स डिजाइन करवाया जाएगा ITIs में। और देखो इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा ना नए कोर्सेज की सहायता से। उसके बाद ना बच्चे ट्रेनिंग हासिल करेंगे, स्किल हासिल करेंगे हब एंड स्पोक मॉडल में। जैसे बेंगलुरु है, अब बेंगलुरु में ना एक बहुत बड़ा ITI है, वहां पे ना ड्रोन रिपेयरिंग से संबंधित ना एक्सपर्टीज है जो ITI है। लेकिन बेंगलुरु के आसपास छोटे छोटे शहर है ना, तो वहां पर भी बहुत सारे ITIs हैं। तो होगा क्या, बेंगलोर के आसपास वाले शहरों में ना फॉर एग्जांपल A में, B में, C में, यहाँ पे जो ITIs हैं वहाँ पे बच्चे पहले तो देखो बेसिक ड्रोन रिपेयरिंग का कोर्स कर लेंगे, लेकिन जब उन्हें एडवांस ड्रोन रिपेयरिंग की ट्रेनिंग हासिल करनी होगी ना या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, तो वो फिर जाएंगे बेंगलोर वाले ITI में जो बहुत बड़ा है, जिसको महारत हासिल है ड्रोन रिपेयरिंग में। तो इस प्रकार से ये हब एंड स्पोक मॉडल की तरह होगा, छोटे छोटे ITIs बड़े ITI से कनेक्टेड होंगे। इसके अलावा देखो प्रायोरिटी नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग में ना 2 और स्कीम्स हैं, एक स्किल लोन से संबंधित, एक एजुकेशनल लोन से संबंधित। दोनों आपको बताता हूं। पहली है स्किल लोन से संबंधित। मान लीजिए कोई लड़की है मनीषा ने बीटेक की, जॉब नहीं लगी। अब मनीषा को ये लगता है कि यार मैंने कोई डेटा साइंस वाला कोर्स कर लिया ना तो ना मेरी जॉब लग जाएगी, लेकिन मनीषा के पास पैसे नहीं है, कोर्स में खर्चा आएगा टोटल 6 लाख रुपए। सरकार कहती है कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ना बैंकों को बोलेगी आप ना स्किल हासिल करने के लिए 7.5 लाख तक का लोन दे दीजिए 25,000 स्टूडेंट्स को 1 साल में, और गारंटी है गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड। चूंकि देखो गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड से गारंटी मिली है तो बैंकों को क्या दिक्कत है, बैंक बोलेंगे हाँ मनीषा ले जाओ लोन, अगर आप डिफॉल्ट भी कर गए तो हम तो सरकार से लेंगे, सरकार प्रमोटेड फंड जो है उसने गारंटी दी है। तो ये स्किलिंग लोन है, लेकिन है सिर्फ 25,000 के लिए, 25,000 स्टूडेंट्स हर साल। इसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशनल लोन्स। ये देखो उन यूथ के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो और किसी गवर्नमेंट स्कीम या पॉलिसी में ना एलिजिबल नहीं है लाभ के लिए। अब फॉर एग्जांपल कोई लड़का है राहुल ना IIM से MBA करना चाहता है, लेकिन फीस है 22 लाख रुपए। सरकार कहती है अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, IIM तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, इसमें देखो 10 लाख रुपए तक के लोन पे हम इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या होता है, जैसे राहुल ने लोन ले लिया 10 लाख का, तो 10 लाख पे वैसे देखो बैंक इंटरेस्ट ले रहा है 8% का। सरकार कहती है 8% में से ना 3% हम देंगे, बाकी 5% आप चुका दो। तो 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी हो गई एक प्रकार से, ये इंटरेस्ट सबवेंशन। ये 10 लाख रुपए तक के लोन पे है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी और स्कीम में
फायदे के लिए एलिजिबल नहीं है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं। कितने युवाओं को सरकार मदद करेगी इस स्कीम के अंतर्गत? 1 लाख युवाओं को। जैसे पहले वाली स्कीम में 25,000 स्टूडेंट्स को फायदा, इसमें 1 लाख स्टूडेंट्स को फायदा। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी नंबर 3 की। प्रायोरिटी नंबर 3 है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। इस प्रायोरिटी में ना सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च करने की बात कही है ईस्टर्न स्टेट्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? उस इनिशिएटिव का नाम है पूर्वोदय। यहां पर देखिए, पूर्वोदय इनिशिएटिव क्या है? ये देखो, एक नया प्लान है जो ईस्टर्न स्टेट्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इस पूर्वोदय प्लान में शामिल किए गए हैं। अगर यूपीएससी पूछ ले प्री में, तो आपको ना आंध्र प्रदेश में डाउट हो सकता है कि आंध्र प्रदेश तो ईस्टर्न स्टेट में नहीं आता, साउथर्न स्टेट में काउंट होता है, लेकिन पूर्वोदय प्लान में आंध्र प्रदेश भी शामिल है। देखो, हमारी वित्त मंत्री ने यह बोला अपनी स्पीच में कि ये जो ईस्टर्न स्टेट्स है ना, यहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उस हिसाब से ना डेवलपमेंट नहीं आ पाई है। तो पूर्वोदय प्लान का मकसद ये है इन स्टेट्स को ना सुपर बूस्ट देना, इन राज्यों को, पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित भारत का पावर इंजन बनाना। तो क्या क्या सरकार करेगी इस प्लान में? इसमें देखो, लोगों की जो एजुकेशन है और स्किल्स हैं उन पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे नए नए ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन होंगे, टेक्निकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश होंगे, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे सरकार ध्यान देगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पे सरकार इन राज्यों में ध्यान देगी, जैसे बेटर रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स। नए बिजनेसेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने पे सरकार ध्यान देगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, स्टार्टअप हब बनाना, टूरिज्म सर्किट बनाना। तो ये है सरकार का पूर्वोदय इनिशिएटिव। इसी पूर्वोदय प्लान में देखो एक चीज और भी है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ऐसा नहीं है कि ये कॉरिडोर सरकार ने अभी अनाउंस किया है। अमृतसर से लेकर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अनाउंसमेंट तो काफी पहले से हो चुकी है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब क्या है, बिगिनर्स के लिए बता दूं। देखो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ना एक प्रकार से ना स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच ये रोड का भी हो सकता है, रेलवे लाइन का भी हो सकता है। जैसे अमृतसर से कोलकाता से लेकर रोड है, या फिर अमृतसर से कोलकाता तक रेलवे लाइन है। कोई भी स्ट्रेच मान लीजिए, रोड का स्ट्रेच या रेलवे लाइन का स्ट्रेच। तो उस स्ट्रेच के पास में ना इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं। जैसे ये रोड जा रही है, रोड किनारे, रोड से थोड़ा दूर, बिल्कुल किनारे नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल रोड के किनारे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर रोड के इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जाती हैं। और कैसे सरकार ये करती है? स्पेशल तरह के इंसेंटिव देती है कि यहां पे आप इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकते हो, जमीन मुहैया करवा सकती है। मतलब सरकार ये इंश्योर करती है कि अमृतसर से कोलकाता फॉर एग्जांपल इस केस में रोड के आसपास इंडस्ट्रीज बने, या फिर रेलवे लाइन के आसपास इंडस्ट्रीज बने। अब इस बार के बजट में सरकार ने यह बोला है, ये कॉरिडोर की घोषणा तो पहले से हो चुकी थी, 7 राज्यों से होकर गुजरता है ये कॉरिडोर। तो इस बार वित्त मंत्री ने यह बोला है, इस कॉरिडोर में ना बीच में एक शहर पड़ता है गया, बिहार का शहर है गया। गया को ना हम इंडस्ट्रियल नोड के तौर पे इस्टेब्लिश करेंगे, इस कॉरिडोर के बीच में आएगा ये। अब आप बोलोगे सर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो मुश्किल से समझ में आया, ये इंडस्ट्रियल नोड क्या है? इंडस्ट्रियल नोड का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे आप ये देखिए, ऊपर वाला ये एग्जांपल देखिए, अमृतसर से कोलकाता रोड जा रही थी, रोड के आसपास इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही थी, लेकिन बीच में एक शहर पड़ा गया यहां पे। तो गया में ना थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, समझ गए? थोड़ा ज्यादा यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, थोड़ा यहां पे ज्यादा फैक्ट्रीज लगवा दी गई, ऑफिस स्पेस क्रिएट कर दिए गए, ज्यादा उद्योग लगवा दिए गए। तो इस प्रकार से गया बन जाएगा इंडस्ट्रियल नोड। तो अगर कोई पूछ ले इंडस्ट्रियल नोड क्या होता है, कॉरिडोर के रास्ते में ना कुछ जगहों को स्पेशली चूज किया जाता है और इन जगहों पे ना कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, और ये जगहें कहलाती हैं इंडस्ट्रियल नोड। फॉर एग्जांपल इस केस में गया, समझ गए? नोड की खास बात देखो ये होती है, ये ना एक प्रकार से मिनी इंडस्ट्रियल सिटी बन जाती है, और इसमें बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारे ऑफिसेज, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक चीज सरकार ने और भी बोली यहां पे, गया देखो आपको पता है ऐतिहासिक सिटी है। कि क्यों इंपॉर्टेंट है गया? बिल्कुल सही सोचा आपने, यहां पे महात्मा बुद्ध ने ना निर्माण हासिल किया था, इनलाइटमेंट हासिल किया था। तो ऐतिहासिक सिटी है गया। अब देखो गया को ना इस कॉरिडोर में एक इंडस्ट्रियल नोड के तौर पे भी डेवलप किया जाएगा, यानी गया में आने वाले समय में मॉडर्न इकोनॉमी डेवलप होगी।
तो सरकार ने एक नारा दिया है, विकास भी और विरासत भी। मतलब गया में जिस प्रकार से डेवलपमेंट लाया जाएगा ना, पुराना प्लस नया का कंसेप्ट यहां पे देखने को मिलेगा। पुराना मतलब एंशिएंट सिटी, नया मतलब मॉडर्न इकोनॉमी। तो उसी प्रकार से ना गया की तरह हमारी दूसरी ऐतिहासिक सिटीज को भी डेवलप किया जा सकता है, जो एंशिएंट है, मतलब जो ऐतिहासिक रूप से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी विरासत को दर्शाती हैं। गया की तरह वहां पे भी मॉडर्न इकोनॉमी डेवलप की जा सकती है। तो गया एक मॉडल का काम करेगा बाकी बहुत सारे एंशिएंट सिटीज के लिए। तो ये जो पूर्वोदय प्लान है ना, इससे देखो पूरे ईस्टर्न भारत में जबरदस्त डेवलपमेंट आएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो स्कीम है ना, वो ट्राइबल्स के लिए है। नाम क्या है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। यहां पर देखो इसमें क्या होगा, पहले आप मुझे ये बताइए, भारत में टोटल ट्राइबल्स की संख्या कितनी है? ऑलमोस्ट 8.6% पॉपुलेशन जो है हमारे देश की वो ट्राइबल्स हैं। तो ये कुछ 11 करोड़ के आसपास बैठता है, मतलब अंदाजा है, एग्जैक्ट आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लेकिन देखो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो ट्राइबल विलेजेस या फिर ट्राइबल एरियाज है ना, वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती। सोशल कंडीशंस मतलब एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, हेल्थ कंडीशंस खराब है, इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब वहाँ पे रोजगार की कमी है, गरीबी ज़्यादा है, ऐसी सिचुएशन होती है ट्राइबल एरियाज में। तो वहाँ पे डेवलपमेंट लाने के लिए सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो स्कीम है ना, उन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेगी, या तो देखो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 112 के आसपास हैं, या फिर वो विलेजेस जहां पे देखो ट्राइबल्स मेजोरिटी में हैं। तो इन दो कंडीशंस को जो एरिया फुलफिल करते हैं, ऐसे देखो 63,000 विलेजेस हैं। तो वहां पे ना सरकार सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने पे ज़्यादा फोकस करेगी। अब जैसे सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है, सरकार ये इंश्योर करेगी वहां पे जितने भी परिवार है ना, वो सैचुरेशन कवरेज में आए, मतलब सरकार की स्कीम का लाभ उन्हें मिले, वो छूटे ना। कई बार ना कुछ फैमिलीज छूट जाती है, उन्हें सरकार की स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन सरकार यहां पे ना सैचुरेशन कवरेज इंश्योर करेगी, मतलब ये इंश्योर करेगी कि एक भी फैमिली ना छूट ना पाए जिसको स्कीम का लाभ ना मिले। तो इससे ना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान से 5 करोड़ ट्राइबल्स को फायदा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की ना 100 ब्रांचेज ओपन की जाएगी। ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, इसमें क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस बैंक का भी काम करता है। सरकार ने 2018 में इसे लॉन्च किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज करने के लिए। पोस्टमैन भी कंट्रीब्यूट करते हैं बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो अच्छा कंसेप्ट है पोस्ट पेमेंट बैंक का, क्योंकि आजकल खत लोग कम लिखते हैं, तो पोस्ट ऑफिस को बैंक में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उनका एक काम बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना भी हो गया। तो इससे पोस्ट ऑफिस की जो पहले उनके ऊपर बर्डन कम हुआ था ईमेल वगैरह आने से, तो उनका फुल यूटिलाइजेशन हो गया था पोस्ट पेमेंट बैंक की सहायता से। तो ऐसी 100 ब्रांचेज ओपन की जाएंगी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। बाकी देखो ये पॉइंट्स कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे 3 लाख करोड़ उन स्कीम्स को दिए जाएंगे जो जिनसे महिलाओं को और गर्ल्स को फ़ायदा होगा, मतलब नॉर्मल सा पॉइंट है। फिर देखो आंध्र प्रदेश और बिहार 2 राज्य हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि दोनों राज्य की जो पॉलिटिकल पार्टीज, बिहार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी नायडू की, तो ना इन 2 पार्टीज का कंट्रीब्यूशन रहा है सेंटर में गवर्नमेंट बनाने में, एनडीए का पार्ट है ये दोनों पार्टीज। तो उम्मीद की जा रही थी कि सरकार इस बजट में दोनों राज्यों के लिए घोषणा करेगी, क्योंकि बीजेपी को इन दोनों पार्टीज के साथ की जरूरी है सरकार चलाने के लिए। तो ना अब इस बजट में सरकार ने बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ घोषणाएं की हैं, स्टेट स्पेसिफिक घोषणाएं हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे नीचे देखिए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यहाँ पे कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे पैसा देगी सरकार, तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखो बजट में चौथा जो पिलर है ना, वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं, जिससे सबसे पहले है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पूरा डिटेल से आपको बताता हूं इसके बारे में। देखो बहुत सारी एमएसएमईज होती हैं। फॉर एग्जांपल महेश एक फैक्ट्री का मालिक है, महेश को ना नए इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, कोई नई मशीन लगानी है, लेकिन ना महेश के पास में पैसे नहीं है। वो लोन लेने के लिए जाता है,
लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, ना तो उसके पास कोई प्रॉपर्टी है गिरवी रखने के लिए, और ना ही कोई तीसरा पर्सन महेश के लिए गारंटी लेने को तैयार है, कोई थर्ड पार्टी गारंटी भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में महेश को लोन नहीं मिलेगा। बट महेश जैसे लोगों के लिए अब सरकार ने ये क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज लॉन्च कर दी। ऐसे ऐसे बहुत सारे महेश जैसे लोग जिनके पास में कुछ चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है और वो मशीनरी के लिए या फिर इक्विपमेंट के लिए लोन लेना चाहते हैं, सरकार कहती है हम आपको दिलवाएंगे। इनको लोन मिलेगा क्रेडिट रिस्क को पूल करके। इसका क्या मतलब है, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। सामान्य तौर पर देखो ये होता है, जब कोई एमएसएमई जिसने लोन लिया वो डिफॉल्ट कर जाती है ना, तो नुकसान किसको होता है? नुकसान देखो होता है बैंक को। लेकिन नई स्कीम में ऐसा नहीं होगा। नई स्कीम में ना जो क्रेडिट का रिस्क है ना वो शेयर किया जाएगा। जैसे एक एमएसएमई ने ना लोन लिया 1 करोड़ का, तो इसका रिस्क जो है ना शेयर होगा। फॉर एग्जांपल बैंक कहती है कि अगर ये डिफॉल्ट कर गई ना 50% हम देंगे, हम अपनी जेब से भरेंगे। अगर ये फेल हो गई एमएसएमई, सरकार कहती है कि ठीक है भाई 40% हम दे देंगे अपनी जेब से अगर ये एमएसएमई फेल हो गई। और अगर एमएसएमई फेल हो गई तो एमएसएमई भी कम से कम 10% तो दे देगी। आप बोलोगे सर एमएसएमई तो फेल ही हो गई, वो 10% कैसे देगी? वो देगी। सरकार ने ये बोला है इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए ना, किनके लिए ये स्कीम, बार बार बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए, जिनके पास में गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। तो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए ना एक सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड सरकार के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा। सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब यह है इनिशियली सरकार ने पैसे दे दिए, उसके बाद यह फंड अपने आप को खुद से फाइनेंस करेगा, खुद से पैसे आते जाएंगे इस फंड में। आप बोलोगे सर कैसे आते जाएंगे? देखो ये फंड क्या करेगा, ये उन एमएसएमईज के लिए जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है ना, उन एमएसएमईज के लिए बैंक को गारंटी देगा। हम गारंटी दे देते हैं, महेश को और कोई गारंटी देने वाला नहीं है इसलिए लोन नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, महेश सरकार है तो महेश के लिए सरकार गारंटी देगी, उसके लिए यह फंड काम आएगा, सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड। आप बोलोगे फंड में पैसा कहां से आएगा? जो भी महेश जैसे लोग इस फंड की गारंटी लेंगे ना बैंक से लोन लेने के लिए, वो ना अप फ्रंट शुरुआत में गारंटी फीस देंगे। गारंटी फीस फॉर एग्जांपल 5%। महेश ने 1 करोड़ का लोन दिया, चूंकि सरकार गारंटी दे रही है महेश की, सरकार फ्री में नहीं दे रही है। सरकार महेश को बोलती है कि सबसे पहले साल जब आपने लोन लिया है 5% आप गारंटी फीस दो, तब जाके हम आपकी गारंटी लेंगे। महेश ने 5% दे दिए। फिर देखो पहले साल महेश ने जितना भी लोन चुका दिया, दूसरे साल जितना लोन बचा है ना उसकी भी कुछ फीस लगेगी। जब तक महेश लोन नहीं चुका पाएगा, जितना भी लोन का बैलेंस है, हर साल कुछ ना कुछ गारंटी फीस लगती जाएगी महेश की, महेश ने जो लोन लिया है। तो यहां से पैसा आएगा इस सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड में। और अगर महेश नहीं चुका पाया, अगर फेल हो गया महेश, तो फिर देखो जो मैंने आपको बताया, रिस्क जो है वो शेयर होगा। बैंक देगा 50%, गवर्नमेंट देगी 40%। जो नुकसान हो गया, महेश नहीं चुका पाया, फेल हो गया, और एमएसएमई मतलब महेश फेल हो गया, लेकिन तब तक महेश कुछ तो अपने गारंटी फीस दे चुका होगा ना, तो तीनों का रिस्क शेयर होगा। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया समझाने के लिए। इसके बाद चौथे पिलर में नेक्स्ट पॉइंट है न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट। यहां पे आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट, न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट। इसमें क्या है, इसमें देखो ये होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब देखो एमएसएमईज को लोन देने के लिए ना अपना खुद का इन हाउस असेसमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे। देखो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अभी तक ना जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे ना, थर्ड पार्टी एजेंसीज यानी बाहरी एजेंसीज के असेसमेंट पर निर्भर करते थे। कोई एमएसएमई लोन लेने जाती तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक किसी बाहरी एजेंसी को बोलते थे कि भैया असेस करके बताओ इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन अब वो खुद का इन हाउस असेसमेंट मॉडल डेवलप करेंगे, और नए मॉडल में कुछ चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे डिजिटल फुटप्रिंट स्कोरिंग। मतलब कोई एमएसएमई महेश की लोन लेने गई तो पब्लिक सेक्टर बैंक फॉर एग्जांपल एसबीआई है ना, महेश की एमएसएमई की ना डिजिटल फुटप्रिंट भी देखेगी। इसका मतलब ये एमएसएमई की जो ऑनलाइन गतिविधियां हैं ना उन पे भी ध्यान दिया जाएगा, जैसे एमएसएमई की ऑनलाइन प्रेजेंस कैसी है, गूगल रेटिंग कितनी है, वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आता है, महेश की जो एमएसएमई है सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट कितना है, ऑनलाइन रिव्यूज कैसे हैं, ई कॉमर्स पे सेल्स कितनी होती है, अमेजॉन जैसी वेबसाइट पे प्रोडक्ट के रिव्यू कैसे हैं।
ये सब चीजें देखी जाएंगी, उसके बाद फिर लोन दिया जाएगा। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होगी। सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि महेश की एमएसएमई जो लोन लेने आई है उसका एनुअल टर्नओवर कितना है, बल्कि ओवरऑल डिजिटल प्रेजेंस पे ध्यान दिया जाएगा लोन देने से पहले, लोन देने का डिसीजन लेने से पहले। समझ गए? तो ये बढ़िया चीज है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमईज ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। आप ये देखो, ये एग्जांपल के साथ बताता हूं। मान लीजिए सुरेश की कोई फैक्ट्री है, उसने देखो 1 करोड़ का लोन लिया। अब धीरे धीरे हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहा था सुरेश अपनी फैक्ट्री पे लिए लोन के लिए, लेकिन किसी महीने ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल जुलाई के महीने में सुरेश की फैक्ट्री को ना पेमेंट लेनी थी, किसी को प्रोडक्ट सप्लाई कर दिया था और पेमेंट आनी थी, लेकिन पेमेंट नहीं आई। सामने वाली पार्टी ने पेमेंट डिले कर दी सुरेश को, लेकिन अब सुरेश का पूरा साइकिल बिगड़ गया, क्योंकि उसे तो इंस्टॉलमेंट देनी थी जो उसने 1 करोड़ का लोन लिया था। अब 30 दिनों तक लोन नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट नहीं दी सुरेश ने, तो फिर देखो स्पेशल मेंशन अकाउंट बन जाएगा। मतलब एनपीए से पहले की स्टेज होती है स्पेशल मेंशन अकाउंट। 30 दिनों तक पेमेंट नहीं दी लोन की, तो ना ऐसी सिचुएशन में अब सुरेश को पैसा भी चाहिए अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, सैलरी वगैरह देने के लिए। सरकार कहती है ऐसी सिचुएशन में ना, जब 30 दिनों तक आपने पेमेंट नहीं की है, आपका जो लोन अकाउंट है वो स्पेशल मेंशन अकाउंट की कैटेगरी में आ चुका है, तो ना हम आपको गारंटी देंगे। सुरेश फर्दर लोन ले सकता है बैंक से, और इसके लिए सरकार कहती है कि हम गारंटी देंगे, कोई बात नहीं। एडिशनल जो लोन लेना है ना ऐसी सिचुएशन में, तो उसके लिए, उस एडिशनल लोन के लिए हम गारंटी देंगे थ्रू गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड। तो डिटेल से मैंने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन देखो छोटे छोटे व्यवसायों के लिए यानी बिजनेस फर्म्स के लिए सरकार ने लोन्स की थी। ये वो बिजनेस फर्म्स है जिनको ना बैंकों से लोन नहीं मिल पाता था। सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम ऐसी बिजनेस फर्म्स के लिए ना मुद्रा स्कीम लोन्स करते हैं। सरकार ने फर्म्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। शिशु जिनको 0 से 50,000 तक का लोन लेना है, किशोर जिनको 50,000 से 5 लाख तक का लोन लेना है, फिर सबसे लास्ट में तरुण जिनको 5 लाख से 10 लाख के बीच में लोन लेना है। अब सरकार ने क्या बोला है, देखो वो बिजनेस फर्म्स जिन्होंने ना पहले मुद्रा स्कीम के तहत लोन लिया था, मुद्रा स्कीम के तहत लोन लिया था तरुण कैटेगरी में, और उन्होंने सक्सेसफुली लोन चुका भी दिया। कोई लड़की है महिमा, किसका, उसका बुटीक है, तो ना उस महिमा नाम की लड़की ने ना अपनी बुटीक के लिए तरुण कैटेगरी में 8 लाख तक का लोन लिया और महिमा ने वो लोन चुका दिया। सरकार कहती है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने तरुण कैटेगरी में लोन लिया मुद्रा स्कीम के अंतर्गत और लोन चुका दिया, उनके लिए अब तरुण कैटेगरी में जो लिमिट है ना फिर से लोन लेने की, वो 10 लाख के बजाय 20 लाख होगी। महिमा जैसे लोग जो ट्रस्ट वर्दी हैं जिन्होंने लोन चुका दिया, उनके लिए सरकार ने अब लिमिट को इंक्रीज कर दिया, 10 लाख के बजाय 20 लाख कर दिया तरुण कैटेगरी में। इसके बाद देखो यहां पे ना पीएम पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट में ना 5वीं स्कीम आती है इंटर्नशिप करवाने की। आने वाले 5 सालों में ना 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनीज में ना 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। जैसे देखो रिलायंस है, जोमेटो है, यहां पे जाके रियल सिचुएशन में स्किल हासिल कर सकेंगे, ट्रेनिंग कर सकेंगे युवा लोग। टोटल 1 करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा आने वाले 5 सालों में देश की टॉप 500 कंपनीज में ट्रेनिंग करने का, इंटर्नशिप करने का। और देखो ऐसा नहीं है कि फ्री में वो वहां पे इंटर्नशिप करेंगे, पैसे भी मिलेंगे, 5,000 रुपये पर मंथ। और इसके साथ साथ जब इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो CSR फंड से 6,000 रुपये की 1 टाइम एडिशनल असिस्टेंस मिलेगी। तो ये तो देखो बढ़िया है। मतलब इंटर्नशिप वाली जो स्कीम है ना ये अच्छी है, क्योंकि देश की टॉप 500 कंपनीज में जहां युवा लोग सीखेंगे रियल सिचुएशन में क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल स्किल हासिल करेंगे जो कॉलेजेस में नहीं मिलती, और साथ के साथ उन्हें पैसा भी मिलेगा 5,000 रुपये पर महीना और 6,000 रुपये 1 टाइम असिस्टेंस शुरुआत में। इसके बाद देखो इस चौथे पिलर में ना ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में जल्दी से आपको बता देता हूं। सबसे पहले है 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स अंडर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम ओपन किए जाएंगे। जैसे देखो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, तो इन कॉरिडोर्स के रास्ते में ना 12 इंडस्ट्रियल पार्क ओपन किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल पार्क मतलब वहाँ पे ना स्पेस उपलब्ध होंगे फैक्ट्री के लिए, वेयर हाउस के लिए,
वहाँ पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और दूसरी फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे पानी की अच्छी फैसिलिटी, बिजली की फैसिलिटी। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रास्ते में ना ये इंडस्ट्रियल पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे, तो फिर देश में टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ और ज़्यादा अच्छे से डेवलप होंगी। ये मतलब है इंडस्ट्रियल पार्क को इस्टेब्लिश करने का, जॉब जनरेट होंगी। नेक्स्ट, रेंटल हाउसिंग। अभी देखो होता क्या है, कई बार हम देखते हैं मजदूर ना फैक्ट्री में काम करने के लिए ना बहुत दूर दूर से आते हैं, फैक्ट्री के नज़दीक उन्हें सस्ता किराए पे घर मिलता नहीं है। तो सरकार कहती है कि हम ना प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके फैक्ट्रीज के नज़दीक, जहां इंडस्ट्रीज हैं उसके नज़दीक डोरमिटरीज इस्टेब्लिश करेंगे। डोरमिटरी मतलब जहां पे शेयर्ड रूम्स होते हैं विद कॉमन टॉयलेट फैसिलिटीज़, धर्मशाला टाइप। तो ये हम इस्टेब्लिश करेंगे प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, और अगर प्राइवेट सेक्टर ये बोलेगा कि हम नहीं इस्टेब्लिश करेंगे तो हम वाइबल गैप फंडिंग देंगे, अपनी तरफ से थोड़ा फंड देंगे। नेक्स्ट, क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंडिया दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो सरकार ने बोला कि हम प्रयास करेंगे इसमें सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करें, दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम रिसाइकलिंग पे फोकस करेंगे, विदेशों में जहां पे क्रिटिकल मिनरल वाली साइट्स हैं उनको एक्वायर करने की कोशिश करेंगे, जैसे अर्जेंटीना। फिर नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल एंड एपिलेट ट्रिब्यूनल। ये कुछ खास पॉइंट नहीं है, इन ट्रिब्यूनल्स और एपिलेट ट्रिब्यूनल्स को मजबूत किया जाएगा ताकि जल्दी जल्दी बिजनेस डिस्प्यूट्स वाले केसेस सोल्व हों, इंसॉल्वेंसी वाले केसेस जल्दी सोल्व हों। नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद देखो बजट में ना 5वें पिलर की बात करते हैं। 5वां पिलर है अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित। इसमें क्या क्या है? पहला पॉइंट वित्त मंत्री ने यह बोला, स्टेट्स को एंकरेज किया जाएगा कि वो ना प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाते वक्त जो रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी लगती है ना, उस स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस कम किए जाएं जब महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री करवाई जाती है उस केस में। इससे फायदा होगा। महिलाओं के नाम पे रजिस्ट्री करवाई जाती है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी अगर कम लगेगी ना, तो फिर ना विभिन्न परिवारों को जो लोग हैं ना महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ज़्यादा करवाएंगे, महिलाओं के नाम पे लैंड की ओनरशिप ज़्यादा रजिस्टर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रीट मार्केट। एक ना स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसमें ना कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में, फॉर एग्जांपल मुंबई, कोलकाता, कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में वीकली हाट लगेगा। वीकली मार्केट नहीं लगती, कई बार आपने देखा भी होगा, मंगल बाजार संडे को लगता है, संडे बाजार। इस प्रकार से वीकली हाट की मार्केट डेवलप की जाएगी। और ना स्ट्रीट फूड हब भी डेवलप किए जाएंगे कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में। स्ट्रीट फूड हब जैसे बिहार में पटना में है, चौपाटी वाला एरिया है जहाँ पे सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं। इंदौर का सराफा बाज़ार, वहाँ पे तो मैं गया था, बहुत बढ़िया था खाने पीने का। मैं तो किसी भी शहर में जाता हूँ तो पूछता हूँ वहाँ पे कोई स्ट्रीट फूड वाली कोई मार्केट है क्या, वहाँ पे सारे स्ट्रीट फूड एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो ऐसी स्ट्रीट फूड हब सरकार डेवलप करेगी कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। पहले मैं आपको ये बताता हूँ ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता क्या है आसान भाषा में। देखो ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में ये होता है जो देखो ट्रांसपोर्टेशन के हब होते हैं ना, जैसे आप दिल्ली में लीजिए, कनॉट प्लेस है, बिल्कुल बीचों बीच है कनॉट प्लेस में, काफ़ी डायरेक्शंस में मेट्रो जाती है, बस भी वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। ऐसे अलग अलग शहरों में ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन के हब होते हैं जहाँ से ना ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज इजीली मिल जाती है, चाहे बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन ट्रांसपोर्टेशन के हब्स के आसपास ना हाई डेंसिटी और मिक्स्ड डेवलपमेंट इंश्योर किया जाता है। रुको आसान भाषा में समझाता हूँ। हाई डेंसिटी मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, बिल्कुल नज़दीक, छोटे से स्थान पे बहुत सारे लोग रहते हों, हाई डेंसिटी डेवलपमेंट। मिक्स्ड डेवलपमेंट मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी हो, वहाँ पे कॉमर्शियल बिल्डिंग भी हो, एंटरटेनमेंट के साधन भी हो, सब कुछ। इसका मतलब है ये मिक्स्ड डेवलपमेंट। इसके अलावा वहाँ पे चलने के लिए फुटपाथ हो और साइकिलिंग करने के लिए भी रास्ता हो। तो ये सब चीज़ें हो ट्रांसपोर्टेशन हब के आसपास, ताकि ना लोगों को व्हीकल्स की जरूरत ही ना पड़े, कार वगैरह चलाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के हब के आसपास रह रहे हैं। वहीं पे आसपास में कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, आसानी से जॉब पर जा सकते हैं, बिना व्हीकल के चलने का रास्ता है, पैदल चलने का रास्ता है। तो ऐसी जो डेवलपमेंट होती है ना उसे बोलते हैं ट्रांजिएंट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ट्रांसपोर्टेशन हब के ये आसपास होती है, फॉर एग्जांपल सीपी के चारों ओर, वहीं पे हाई डेंसिटी वाले बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वहीं पे कॉमर्शियल स्पेस भी हैं, ताकि सारा काम लोग एक साथ कर सकें, उन्हें व्हीकल की जरूरत ही ना पड़े। तो ना अभी प्लान ये है ऐसे शहर
जहां पे पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है, ऐसे देखो 14 बड़े बड़े सिटीज़ हैं, तो वहां पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। इसमें तो सिंपल है, 100 बड़ी बड़ी सिटीज़ में वाटर सप्लाई के लिए, सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। सिंपल है। हाउसिंग नीड्स वाला अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। शहरों में ना 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी हाउसिंग संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी 10 लाख करोड़ की। फिर देखो नेक्स्ट है, अभी ना शहरों में ना रेंट वाली मार्केट जो है ना सही ढंग से रेगुलेटेड नहीं है। हमें भी देखो यूपीएससी एस्पायरेंट को अब फ्लैट लेना है, रूम लेना है, तो ओनर अपनी मनमानी करता है, कई बार कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स तोड़ दी जाती हैं, सिक्योरिटी वापस नहीं दी जाती है। तो सरकार कहती है कि हम ना ऐसी पॉलिसीज रेगुलेशन बनाएंगे ताकि जो रेंटल हाउसिंग मार्केट है ना शहरों में, वो ट्रांसपेरेंट रहे और एफिशिएंट रहे, फॉर्मल रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा कमरे, ज़्यादा से ज़्यादा घर रेंट के लिए अवेलेबल रहें। तो ये पॉइंट है। इसके बाद देखो बजट में नेक्स्ट जो पिलर है ना वो है एनर्जी सिक्योरिटी से संबंधित। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें ना सबसे पहले है इनिशिएटिव्स विद प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में ना सरकार प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहती है। सबसे पहला है भारत स्मॉल रिएक्टर्स। भारत स्मॉल रिएक्टर्स, ये देखो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज इन रिएक्टर्स को डिज़ाइन कर सकती हैं, बिल्ड कर सकती हैं और ऑपरेट कर सकती हैं। फ़ायदा ये होगा, इससे देखो न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में ना कंपटीशन और इनोवेशन बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज आपस में कॉम्पिटिट करेंगी, ये छोटे छोटे रिएक्टर्स बना के इनोवेशन लेके आएंगी। और छोटे छोटे टाउन्स या फिर रिमोट एरियाज में भी ये छोटे छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग सकते हैं। तो ये पूरा कंसेप्ट है भारत स्मॉल रिएक्टर्स का। सरकार चाहती है न्यूक्लियर एनर्जी में अब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो। इसके बाद नेक्स्ट है R&D ऑफ भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड न्यूअर टेक्नोलॉजी फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। ये दूसरे वाला पॉइंट, एक सेकंड रुकिए, मैं यहां पे आपको क्लियर कर देता हूं। ये दूसरे वाला पॉइंट, इसमें क्या है, देखो मॉड्यूलर रिएक्टर ना फैक्ट्री में बनाकर साइट पे असेंबल किए जा सकते हैं। इससे ना कंस्ट्रक्शन टाइम और कॉस्ट दोनों कम होंगी। प्राइवेट कंपनीज अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज का यूज करके नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकती हैं। समझ गए? नई टेक्नोलॉजीज जैसे देखो एडवांस फ्यूल साइकिल, बेटर सेफ्टी सिस्टम, वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करने के लिए नई टेक्नोलॉजी। मतलब देखो सिंपल भाषा में बोलूं, समराइज करूं, प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है ना न्यूक्लियर एनर्जी में, इसकी सहायता से ना हम बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस को ना इंडिया में ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी। यहां पर देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है, पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी। ये पॉलिसी देखो रिन्यूएबल एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करने के लिए है। पंप स्टोरेज प्लांट्स पानी को नीचे से ऊपर पंप करके स्टोर करते हैं। देखो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है ना, तो ये पानी नीचे गिराया जाता है और टरबाइंस चलाए जाते हैं। इससे ना दिन में सोलर या विंड से जनरेट हुई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी रात को यूज की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, AUSC थर्मल पावर प्लांट। AUSC का मतलब क्या होता है? एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल अगर यूपीएससी पूछ ले तो हुआ ये है, एक जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश किया जाएगा NTPC प्लस BHEL के बीच में। दोनों मिलके एक 800 मेगावाट का कॉमर्शियल प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि देखो एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल होगा। NTPC देखो इंडिया की सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है और BHEL बिल्कुल उस्ताद है पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। तो दोनों मिलके 800 मेगावाट का ये कॉमर्शियल प्लांट सेटअप करेंगे ना, बहुत बड़ा ये प्लांट होगा। और एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल के फायदे ये होते हैं, हाई एफिशिएंसी होते हैं। मतलब नॉर्मल कोल प्लांट से 10 से 15% ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। इसका मतलब कम कोल से ज़्यादा बिजली, और एमिशन भी कम होते हैं। CO2 एमिशन एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स में कम होते हैं।
पानी कंजर्वेशन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स है ना एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, इनमें ना कम पानी यूज होता है कूलिंग के लिए। इस प्रोजेक्ट से ना इंडिया अपनी खुद की एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा और फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। मतलब जैसे बांग्लादेश के साथ में एग्रीमेंट कर दिया कि भैया हम आपके देश में भी एडवांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे, हमसे एग्रीमेंट कर लो, आप हमें पैसे दो, हम आपका ये प्लांट इस्टेब्लिश कर देंगे। तो ऐसा एक्सपोर्ट भी हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो एमएसएमईज है ना उनको सरकार इंसेंटिव देगी, उनको पैसे देगी ताकि वो क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करें। फॉर एग्जाम्पल कोई एमएसएमई है सुनीता की, तो ना सरकार पैसे देगी सुनीता को कि भैया आप क्लीनर एनर्जी यूज करो, जैसे सोलर पैनल्स लगवा लो, तो हम आपको इंसेंटिव देंगे। फिर नेक्स्ट है फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर्स। इसका मतलब देखो ये है, अभी जो इंडस्ट्री क्लस्टर्स है ना, जैसे कानपुर में कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, एक साथ हैं सारी की सारी, कहीं कहीं पे दवाइयां बनाने वाली सारी फैक्ट्रीज एक साथ हैं, वो क्लस्टर हो गए। तो इस प्रकार के ना 60 क्लस्टर्स में सरकार ना ऑडिट करवाएगी कि कहाँ पे कौन सी बिजली यूज हो रही है, कितनी एफिशिएंसी है, कितना वेस्टेज हो रहा है, और इसके बेस पे ना बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाएंगे। ये मतलब है इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट का। समझ गए? अलग अलग 60 जो क्लस्टर है ना इंडस्ट्रीज के, वहां पे जाके जबरदस्त ऑडिट होगा, देखा जाएगा कि कैसी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, कितना वेस्ट हो रहा है, कितनी एफिशिएंसी है। तो पूरा रिजल्ट मिलने के बाद उसे एनालाइज किया जाएगा और फर्दर फिर डिसीजंस लिए जाएंगे कि कौन सी एनर्जी कहां पे यूज करनी है, क्या रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, क्या गाइडलाइंस बनानी है। शुरू में 60 क्लस्टर्स में होगा ये, और आने वाले कुछ समय में इसे 100 क्लस्टर्स में एक्सपेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये तो देखो पहले ही लॉन्च हो गई थी, बजट में फिर से इसके बारे में बोल दिया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें ना घरों के ऊपर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने में ना सरकार मदद देती है, सब्सिडी देती है इस स्कीम के अंतर्गत, ताकि 300 यूनिट तक की बिजली फ्री मिले जिन भी घरों के ऊपर ये रूफ टॉप सोलर पैनल सरकार की मदद से लगाए गए हैं। कितने लोगों को फायदा होगा? 1 करोड़ घरों को फायदा होगा। 300 यूनिट हर महीने फ्री मिलेगी। अभी तक 1 करोड़ 28 लाख रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और 14 लाख तो एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से हमने ये जो पिलर है, छठा पिलर एनर्जी सिक्योरिटी वाला, कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो पिलर है ना बजट में, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। लेकिन देखो इसमें ना ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे ना क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना बजट में 3.4% ऑफ जीडीपी खर्च किया जाएगा, जो कि है 11,11,111 करोड़। अब यूपीएससी ये तो नहीं पूछने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने का प्रोविज़न किया गया है। सरकार ने ये भी बोला है 1.5 लाख करोड़ तक का हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन अलग अलग राज्यों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट कर सकें अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं बनता। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 ये लॉन्च किया जाएगा, ताकि 25,000 जो अभी भी विलेजेस हैं ना उनको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स, कोसी मीची, बिहार में फ्लड आती है बार बार, कई बार बिहार कुछ कर नहीं पाता, नेपाल से पानी आ जाता है एकदम से, तो बिहार के लिए ना 11,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फ्लड्स को रोकने के लिए। इसके अलावा सिक्किम, उत्तराखंड, आसाम, यहाँ पे भी बार बार बाढ़ आती है, तो यहाँ पे भी फ्लड को मैनेज करने के लिए सरकार असिस्टेंस देगी। इवन हिमाचल प्रदेश में फ्लड आई थी, काफ़ी तबाही मची थी, तो मनाली शहर को काफ़ी नुकसान पहुँचा था, कुल्लू और मनाली को, तो वहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार असिस्टेंस देगी। नॉर्मल पॉइंट्स, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसके बाद नेक्स्ट पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, 7वां पिलर है। इसमें देखो टूरिज्म पे फोकस किया गया है। सबसे पहले जैसे देखो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में फेमस काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है ना, उसी तर्ज पर बिहार में गया में विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा और बोध गया में महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। एक क्वेश्चन में सिंपल से सिंपल पूछूं, टेम्पल कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? टेम्पल कॉरिडोर मतलब देखो, जब मंदिर को ना आसपास के मंदिरों से या फिर पवित्र जगहों से जोड़ दिया जाता है ना, ताकि टूरिस्ट आसानी से आ जा सकें, उनके लिए रास्ता बिल्कुल कन्वीनियंट हो जाए, सुविधाजनक हो जाए, तो इसे बोलते हैं टेम्पल कॉरिडोर। जैसे वाराणसी में
काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर में ना फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर को ना गंगा घाट से जोड़ दिया गया है और रास्ता बिल्कुल अच्छा हो गया है। जो भगत वहाँ पे आते हैं उनके आने जाने के लिए बिल्कुल कन्वीनियंट हो गया है। यही है ना, मैं गया नहीं वाराणसी में, तो जो है वाराणसी से वो बता सकते हैं। तो उसी तर्ज पर ये विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। ये है विष्णुपद टेम्पल, यहाँ पे पिंडदान के लिए लोग आते हैं। और ये है महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल कहाँ है? बोधगया में। विष्णुपद टेम्पल कहाँ है? ये गया में है। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर राजगीर। राजगीर शहर देखो एक ऐसा शहर है जिनकी ना तीनों धर्मों में मान्यता है। हिंदुओं के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और जैनिज्म में भी मान्यता है राजगीर शहर की। क्यों है वो भी आपको बता देता हूं। महाभारत से लिंक किया जाता है राजगीर शहर को। ऐसा बोला जाता है यहाँ पे पांडवों ने विजिट किया था, भगवान कृष्ण ने यहाँ पे विजिट किया था। मगध किंगडम की कैपिटल थी राजगीर। इसके अलावा भगवान बुद्ध के लाइफ इवेंट से कनेक्टेड है जो राजगीर सिटी है। महात्मा बुद्ध की डेथ के बाद में फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी ना, वो राजगीर में ऑर्गेनाइज हुई थी। कहाँ पे? यहाँ पे कुछ केव्स हैं, सप्तपारिणी केव्स, वहाँ पर। फिर नेक्स्ट है जैनिज्म के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि देखो जो जैनिज्म में 24th तीर्थंकर है ना भगवान महावीर, तो उन्होंने अपने बहुत सारे साल यहाँ पर बिताए थे। यहाँ पर जैनिज्म से संबंधित केव्स हैं सोनभद्र केव्स। बुद्धिज्म से रिलेटेड केव्स कौन सी? सप्तपारिणी। और जैनिज्म से संबंधित कौन सी? सोनभद्र केव्स। फिर नेक्स्ट है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना, राजगीर जिसकी इंपॉर्टेंस है हिंदुओं के लिए, बुद्धिस्ट के लिए और जैन फॉलोअर्स के लिए। तो राजगीर को ना बढ़िया ढंग से डेवलप किया जाएगा, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, इकोनॉमी डेवलप होगी राजगीर की। नेक्स्ट, नालंदा। नालंदा में बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो अभी सरकार प्रयास कर रही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की जो पहले ग्लोरी हुआ करती थी ना, वो फिर से दोबारा हासिल की जाए और एक बड़े टूरिस्ट सेंटर के तौर पे नालंदा को डेवलप किया जाएगा ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ, जॉब्स जनरेट होंगी, हमारी विरासत बढ़िया से बची रहेगी, ये सारे फायदे होंगे। अब देखो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोस्टल सिटीज़ हैं, बीच हैं, मंदिर हैं, जगन्नाथ यात्रा, पुरी में मंदिर, सूर्य का कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब स्कोप काफ़ी ज़्यादा है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ना टूरिज्म को ज़बरदस्त ढंग से प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट, अब आठवां पिलर है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें तो कुछ खास बातें नहीं है। इसमें यह बोला गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इसकी घोषणा देखो पहले से हो चुकी है। हमारे देश में बेसिक रिसर्च का इकोसिस्टम ठीक करने के लिए ये फंड अनाउंस किया गया था, पहले ही कर दिया गया था। तो वित्त मंत्री ने बोला इसको ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। और बार बार हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि बाकी देशों में ना, डेवलप कंट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर काफ़ी एफर्ट्स लेता है रिसर्च के लिए। हमारे देश में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड रिसर्च ज़्यादा होती है और प्राइवेट स्पॉन्सर्ड रिसर्च कम होती है। तो ना वित्त मंत्री ने इस बजट में बोला कि प्राइवेट सेक्टर को भी ड्राइव किया जाएगा कि वो भी कॉमर्शियल स्केल पे रिसर्च करें और इसके लिए 1 लाख करोड़ का फाइनेंसिंग पूल बनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्पेस इकोनॉमी। देखो स्पेस में अब काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनीज एंटर कर रही हैं, नए नए स्टार्टअप्स कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं स्पेस सेक्टर में। जैसे अभी एक हाल ही में प्राइवेट कंपनी ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया। तो ना वित्त मंत्री ने ये घोषणा की कि आने वाले 10 सालों में ना स्पेस इकोनॉमी को 5 गुना किया जाएगा और इसके लिए 1000 करोड़ का एक वेंचर कैपिटल फंड भी इस्टेब्लिश किया गया है। वेंचर कैपिटल फंड जैसे कोई स्टार्टअप है, उसके पास आइडिया बढ़िया है लेकिन पैसा नहीं है उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो वेंचर कैपिटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हिस्सा ले लेते हैं, इक्विटी में शेयर ले लिया और बदले में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इस प्रकार के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए सरकार 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड इस्टेब्लिश करेगी जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके बाद बजट में अब हम आते हैं आखिरी एंड 9th पिलर पर, जो कि है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में देखो सबसे पहले बात की जाती है लैंड रिफॉर्म्स की। इससे संबंधित हमने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया था, आपको याद होगा, पिछले हफ्ते की बात है। तो वो सारी चीज़ें ना बजट में इंप्लीमेंट की गई हैं।
जैसे देखो सबसे पहले, जैसे एक आधार कार्ड की सहायता से किसी भी पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है ना, नाम, एज, पता, सब कुछ 12 अंकों का होता है आधार कार्ड। उसी प्रकार से सरकार पिछले कुछ समय से ना भू आधार इंप्लीमेंट कर रही है। भू आधार मतलब ULPIN, ये 14 अंकों का होता है। इस भू आधार की सहायता से यानी ULPIN की सहायता से ना किसी भी लैंड यूनिट की ना सारी डिटेल्स निकाली जा सकती है। लैंड का टुकड़ा कहाँ पे है, किसके नाम पे है, कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, सारी की सारी डिटेल्स उस 14 अंकों के यूपिन की सहायता से निकाली जा सकती हैं। कुछ जगहों पे ये इंप्लीमेंट हो चुका है, बाकी जगहों पे इंप्लीमेंट अब होगा। ये सारे रिफॉर्म्स जो बजट में बताए गए हैं ना, वित्त मंत्री ने कहा है कि आने वाले 3 सालों में हम ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखो डिजिटाइजेशन ऑफ कैडेस्ट्रल मैप्स। इस प्रकार के मैप को ना कैडेस्ट्रल मैप्स कहते हैं। पहले देखो ये हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन अब इनको डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए, चीजें क्लिकेबल हों, एक क्लिक पे सारी डिटेल्स उपलब्ध हों। फिर नेक्स्ट है सर्वे ऑफ मैप सब डिविजन्स एज पर करंट ओनरशिप। देखो आपको पता है लैंड ओनरशिप जो है ना वो डिवाइड होती रहती है। जैसे कोई पर्सन है A, अब उसके ना 3 बच्चे हो गए B, C, D। पहले 10 एकड़ लैंड सारा का सारा A के नाम पे था, बट अब डिवाइड हो गया है B के नाम पे 1/3, C के नाम पे 1/3, D के नाम पे 1/3, लेकिन लैंड ओनरशिप अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो बोला यह गया है बजट में कि मैप सब डिविजन्स का सर्वे किया जाएगा एज पर करंट ओनरशिप। फिर सारी की सारी देखो जो लैंड रजिस्ट्रीज है ना वो एक जगह पे डिपॉजिट होंगी, एक क्लिक पे किसी भी लैंड यूनिट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और फिर देखो सारी लैंड रजिस्ट्रीज एक जगह पे इकट्ठा होगी, उनको लिंक किया जाएगा फार्म रजिस्ट्रीज से, फार्मर से उनको लिंक किया जाएगा। तो फार्मर्स को लिंक कर दिया लैंड रजिस्ट्रीज से, चीजें वेरीफाई होगी। अब देखो फार्मर्स को कोई फायदा देना है, फॉर एग्जांपल सब्सिडी देनी है, तो उनको सब्सिडी देना कितना आसान हो गया। इतना जबरदस्त वेरीफिएबल डेटा सरकार के पास में है। पहले लैंड रजिस्ट्रीज इकट्ठा की गई, फिर उनको लिंक किया गया फार्म रजिस्ट्रीज से, तो सारे किसानों के पास में कौन सा लैंड कहां पे है सारा डेटा आ गया सरकार के पास में। तो स्कीमों का लाभ देना आसान है। उसी प्रकार से देखो अर्बन एरियाज में भी जो प्रॉपर्टी यूनिट्स हैं उनको GIS मैपिंग की सहायता से डिजिटाइज किया जाएगा। और इसको ना अब आपको पता है अर्बन लोकल बॉडी जो होती है ना वो प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करती है। तो शहरों में IT बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें सभी प्रॉपर्टी यूनिट्स की इंफॉर्मेशन होगी, कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इससे होगा क्या, अर्बन लोकल बॉडी को ना बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। वो ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे, उन्हें पता लग जाएगा किस किसने दिया है, किस किसने नहीं दिया है, वो रिमाइंडर डाल सकेंगे। तो इस प्रकार से लैंड रिफॉर्म्स जबरदस्त सरकार लाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट देखो कुछ और रिफॉर्म्स हैं, जैसे क्लाइमेट फाइनेंस के लिए टैक्सोनॉमी। इसका मतलब देखो ये है क्लाइमेट चेंज से संबंधित प्रोजेक्ट्स जो है ना उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मिले तो नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ग्रीन बॉन्ड्स, ऐसे बॉन्ड्स जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट एडेप्टेशन और क्लाइमेट मिटिगेशन दोनों के लिए हों, ऐसे बॉन्ड्स जो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करते हों। एक और एग्जांपल देता हूं, क्लाइमेट चेंज वेंचर कैपिटल फंड, ये स्पेशल उन प्रोजेक्ट्स के लिए होगा जो क्लाइमेट चेंज से डील करते हों। और एग्जांपल देता हूं, ऐसा इंश्योरेंस जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज संबंधित प्रोजेक्ट के लिए हो। तो ये मतलब है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए नई टैक्सोनॉमी। फिर देखो सरकार कहती है हम ऐसे स्टेप्स लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा FDI आए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आए, और इंडियन कंपनीज को भी एंकरेज किया जाएगा कि आपको अगर बाहर इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल नेपाल में, श्रीलंका में, तो रुपी डोमिनेटेड इन्वेस्टमेंट आप कीजिए ताकि करेंसी फ्लक्चुएशन से बचा जा सके। फिर एक नई स्कीम है यहाँ पे NPS वत्सल्य। NPS वत्सल्य में क्या है, जैसे देखो बच्चा छोटा है अभी, तो पेरेंट्स ना अभी से बच्चे के पेंशन अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की है कोमल, कोमल का जो बच्चा है अभी 2 साल का है, 2 साल का बच्चा है, तो उसका ना NPS वत्सल्य अकाउंट खुल सकता है और
हर महीने कोमल बच्चे के अकाउंट में 1,000 रुपये कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। जब बच्चा 18 साल का होगा तो वह फिर वो खुद से कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा अपने इस पेंशन अकाउंट में। इस एनपीएस वात्सल्य में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। जैसे कई बार रेगुलर पैसे डालने के लिए नहीं होते पेरेंट्स के पास में, तो जैसे एकदम से कुछ बोनस आया या फिर टैक्स में रिफंड मिला तब डाल दिया, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाएगी। तो ये है एनपीएस वात्सल्य। फिर डेटा गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट होगा और एक नई पेंशन स्कीम भी लॉन्च की जाएगी रेलेवेंट इश्यूज को ध्यान में रखते हुए। तो ये कॉमन से पॉइंट्स हैं। तो ये देखो, इस प्रकार से हमने 9 के 9 पिलर डिटेल से डिस्कस कर लिए। आपको कैसा लगा बजट का ये डिस्कशन? और मुझे पता है बहुत कम लोग यहाँ लास्ट तक पहुँचे होंगे। जो लास्ट तक पहुँचे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कंप्लीटेड, हमने कंप्लीट कर लिया है ये बजट का डिस्कशन। दे आर सीरियस एस्पायरेंट्स। और आप बताइए कैसा लगा आपको डिस्कशन। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सिंपल से सिंपल एग्जांपल्स देके आपको समझा सकूँ चीज़ें। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।